एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने रेल रोककर अपना विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि आंदोलन के दौरान किसान संगठनों में आपसी मतभेद दिखाई दिया। यूपी गेट पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, स्थानीय स्तर पर रेल रोकी जाएगी, यानी प्रोटेस्ट स्थान से किसान नहीं जाएगा रेल रोकने। जबकि किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पन्नू ने ऐलान किया, पंजाब में 32 जत्थेबंदियां 32 जगह पर रेल रोकेंगे। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। देशव्यापी रेल रोको आंदोलन के दौरान हजारों किसान रेल की पटरी पर बैठे हुए नजर आए। आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, वहीं कुछ ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया। रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर आरपीसीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया है। यह उन राज्य में तैनात की गई है जहां रेल रोको आंदोलन का असर ज्यादा होने की संभावना रही, जैसे यूपी, बंगाल, हरियाणा और पंजाब। दिल्ली के नांगलोई रेलवे स्टेशन पर किसानों के रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। पंजाब के पटियाला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के प्रयास में लगी हुई हैं। आज पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री और ममता बनर्जी एक ही जिले में लगभग एक ही समय पर रैलियां करेंगे। गृह मंत्री बृहस्पतिवार से पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर स्वतंत्र रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता के अनुसार गृह मंत्री परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे। इस दौरान ममता बनर्जी और उनके भतीजे पार्टी के स्थानीय सांसद अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के पैनल में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। दक्षिण 24 परगना टीएमसी के वरिष्ठ नेता के अनुसार आज का दिन राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम है, क्योंकि जहां एक और गृह मंत्री अपना संबोधन दे रहे होंगे तो वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने बोलों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे होंगे। यूपी का बजट सत्र आज से प्रारंभ हुआ है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। बजट सत्र में विभिन्न समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर जबरदस्त हंगामा किया और नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच में भी राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं और सपाई हंगामा करते रहे। विधानसभा के बाहर ही सपा व कांग्रेस के नेताओं ने इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें सपा नेताओं ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास बैठकर महंगाई और कृषि कानून की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। गौरतलब है कि सपा कार्यकर्ता सदन के पहले दिन ट्रैक्टर से विधान भवन पहुंचे। विधान भवन के अंदर ट्रैक्टर ले जाने से सुरक्षा कर्मियों ने मना कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गए। इस दौरान लगातार नारेबाजी करते रहे राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल को संसद पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नीमटीटा रेलवे स्टेशन पर मंत्री जाकिर हुसैन पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने बम से हमला किया था, जिसमें मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार मंत्री के साथ मौजूद 2 अन्य लोग भी इस हमले में घायल हुए थे। इस हमले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सीआईडी सामने आई है। जाकिर हुसैन की हालत फिलहाल स्थिर है और वह खतरे के बाहर हैं। तो वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा, इस मामले में जो घायल हुए हैं मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पश्चिम बंगाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार करते समय जाकिर हुसैन पर यह हमला हुआ। टीएमसी के नेता एवं वरिष्ठ मंत्री मल्ल घटक ने इस हमले के लिए पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जिम्मेदार ठहराया। एक अन्य हमले में उत्तरी कोलकाता के भाजपा जिला अध्यक्ष शिवाजी सिंह रॉय भी घायल हो गए थे।
भारत में टीकाकरण अभियान के बाद जहां मामलों में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में प्रतिदिन आ रहे आंकड़े चिंताजनक हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहता है, लेकिन मुंबई में प्रतिदिन आ रहे आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 721 मामले सामने आए हैं। लोगों की लापरवाही के कारण संक्रमण की संख्या में वृद्धि हुई है। 4000 लोगों को मास्क न पहनने के कारण जुर्माना लगाया गया। वहीं बुधवार को राज्य में 4787 लोगों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया था। इस साल एक दिन में सबसे अधिक है। राज्य में संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए नागरिकों से कहा, लोग लापरवाह हो गए हैं। ये लोगों के ऊपर है कि वह लॉकडाउन चाहते हैं या कम बंदिशों के साथ जीते रहना चाहते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण के मामले लगभग 20,76,000 के पास पहुंच गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया काफी तेज गति से चल रही है। LAC के पास पैंगोंग झील इलाके के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर से सेनाओं को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अब सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जो अगले 2 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। आपको बता दें, सेना के सूत्रों ने कहा कि झील के उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्से से सेनाएं अब पूरी तरह से पीछे हट चुकी हैं। चीनी सेना फिंगर 8 की तरफ पहुंच चुकी है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 3 तक हट चुकी है। विगत 10 फरवरी से सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो तेजी के साथ पूरी हुई है। सेना ने सप्ताह के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई थी। आपको बता दें, मंगलवार को फिंगर 5 तक चीनी सेना हट चुकी थी। बहरहाल बुधवार को पैंगोंग से सेनाओं की पूरी तरह से वापसी हो गई है। वहां अब सेनाएं करीब मई से पूर्व की स्थिति में आ चुकी हैं। दोनों देशों की तरफ से ड्रोन एवं उपग्रहों के जरिए सेनाओं के पीछे हटने की पुष्टि भी की जा चुकी है। एक दिन पहले ही सेना ने कई वीडियो और फोटो जारी किए थे, जिसमें चीनी सेना अपने द्वारा बनाए गए ढांचों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। पैंगोंग लेक इलाके से सेनाओं के बंटने के बाद सेना अब 3 अन्य स्थानों डेपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से टकराव खत्म करने और सेनाओं की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर काम कर रही है। सेना के सूत्रों ने कहा कि इस महीने के आखिरी में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की वार्ता हो सकती है, जिसमें यह स्थान चर्चा का विषय होगा। उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर जिले में हाईवे पर बारात की चढ़त के दौरान ब्यूटी पार्लर से लौट रही दुल्हन भी कार का सनरूफ खोलकर थिरकने लगी। उसे देखने को बारातियों की भीड़ लग गई। तभी तेज गति से आई कार ने नाच रहे बारातियों को उड़ा दिया। कई बाराती कार की टक्कर से हवा में उछलते हुए दिखाई दिए। अचानक हुए हादसे से मौके पे कोहराम मच गया। हादसे में घायलों को भर्ती कराया गया, जिसमें दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई। वहीं 12 घायलों को अस्पताल में उपचार चल रहा है। आपको बता दें, सिखेरा थाना क्षेत्र के गाँव बहादुरपुर निवासी अंकुल की शादी शेरनगर गाँव निवासी हेमा के साथ तय हुई थी। शादी का कार्यक्रम नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बीपीपुर चेक पोस्ट के पास स्थित पैराडाइज बैंक्वेट हॉल में था। दूल्हा अंकुल सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है। रात के लगभग 1 बजे बाराती नाचते हुए बैंक्वेट हॉल के गेट पर पहुंच गए। इसी बीच ब्यूटी पार्लर से दुल्हन को कार लेकर बैंक्वेट हॉल के गेट पर पहुंच गई। परिवार के लोगों की जिद पर दुल्हन कार के सनरूफ को खोलकर कार की सीट पर खड़े होकर नाचने लगी। सभी बाराती दुल्हन के नाचने पर काफी खुश थे। इसी बीच मंसूरपुर की तरफ से आई तेज गति की कार ने नाच रहे बारातियों को रौंद डाला। दुल्हन के कार के पास खड़े बाराती कार की टक्कर लगने से लगभग 10 फीट उछलकर सड़क पर जा गिरे और अचानक मौत बनकर आई कार से खुशी का माहौल मातम में बदल गया। कोरोना संकट पर चर्चा के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन देशों यानी सार्क की बैठक गुरुवार को आयोजित होगी। वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। वहीं इस बैठक में पाकिस्तान को भी हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले सार्क देशों की बैठक कोविड-19 की शुरुआती जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बुलाई गई थी। पाकिस्तान उस बैठक में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी बदनीयती बैठक में नजर आई थी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर हुई उस बैठक में सार्क देशों ने कोरोना वायरस को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए रणनीति पर चर्चा की थी। वहीं पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में लगे सभी प्रतिबंध को हटाना चाहिए। सूत्रों ने कहा
कहा कि गुरुवार को होने वाली बैठक में कोविड के खिलाफ अपनाई गई रणनीति और श्रेष्ठ उपायों के साथ भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा होगी, जिसमें टीकाकरण का अभियान भी शामिल है। वहीं आपको बता दें 15 मार्च 2020 को 60 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र के लिए कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड का प्रस्ताव दिया था। यह आपातकालीन कोष वैश्विक महामारी के जवाब में स्थापित किया गया था। सार्क के अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के प्रस्ताव पर समर्थन व्यक्त किया था। भारत ने इसमें $10 मिलियन का योगदान दिया। वहीं अन्य सदस्य देशों ने भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की थी। इंडियन प्रीमियर लीग की खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर मोइन अली पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। नीलामी के लिए कुल 292 खिलाड़ियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से 164 भारतीय और 125 विदेशी हैं। आपको बता दें सबसे ज्यादा राशि अनिल कुंबले की कोचिंग वाली पंजाब किंग के पास है। उनके पास 9 स्थान के लिए 93.20 करोड़ उपलब्ध हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात में कराया गया था। अब इसका आयोजन भारत में होगा, जिससे सभी का ध्यान बिग हिटर और धीमी गति गेंदबाजों पर लगा होगा, जिसमें मैक्सवेल और मोइन पूरी तरह से फिट बैठते हैं। मैक्सवेल और उनके पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ दोनों सबसे ज्यादा बोली लगने के वर्ग में हैं, जिसकी राशि 2 करोड़ रुपए की है। इसमें एक नाम सभी को आकर्षण का केंद्र होगा और वह दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज इंग्लैंड के टी20 बल्लेबाज डेविड मलान है। उनका स्ट्राइक रेट 19 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में करीब 150 का है, जिससे कुछ टीम इस 43 साल के खिलाड़ी पर उनके 1.5 करोड़ के आधार मूल्य से ज्यादा की बोली लगाना पसंद करेंगे। भारतीय खिलाड़ियों में 3 कैप खिलाड़ी काफी अहम है, जो केदार जाधव, अनुभवी ऑफर स्पिनर हरभजन सिंह और तेज गेंदबाज उमेश यादव हैं। जहां तक भारतीय खिलाड़ियों की बात है तो नीलामी प्रक्रिया विदेशी खिलाड़ियों की तुलना में काफी अलग रही है। उदाहरण के तौर पर युवराज सिंह या जयदेव उनादकट लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद अच्छे करार में इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि वे भारतीय खिलाड़ी हैं और उनके पास एक विशेष कौशल है। इसीलिए सनराइजर हैदराबाद या राजस्थान रॉयल्स को शीर्ष स्तर पर उमेश के अनुभव को देखते हुए उन्हें रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण प्रहरी वित्त कार्यवाही FATF की ग्रे सूची से पाकिस्तान के जून तक बाहर निकाले जाने की संभावना नहीं है। हालांकि वो संगठन की पूर्ण बैठक से पहले सदस्य देशों से समर्थन जुटाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। ये बात बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है। आपको बता दें FATF की पूर्ण और कार्यकारी समूह की बैठकें 21 से 26 फरवरी के बीच पेरिस में होने वाली हैं। उन बैठकों में ग्रे सूची में पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे सूची में रखा गया था और 27 मुद्दों को लागू कर वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए समय सीमा दी गई थी। ग्रे सूची में शामिल देश वो होते हैं जहां आतंकवाद की फंडिंग और धन शोधन का जोखिम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये देश FATF के साथ मिलकर इसे रोकने को लेकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं आपको बता दें FATF ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी डिजिटल पूर्ण बैठक में निष्कर्ष निकाला था कि पाकिस्तान फरवरी 2021 तक इस सूची में बना रहेगा, क्योंकि वह 6 प्रमुख दायित्वों को पूरा करने में नाकाम रहा है। इनमें भारत के 2 सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने FATF की आगामी बैठक के नतीजे को लेकर आशा जताई थी, लेकिन अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान कम से कम जून तक ग्रे सूची में शामिल रहेगा।